गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। स्टडी पोर्टल पे मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आज मैं आपके बीच में कंप्यूटर से संबंधित एक नया लेक्चर लेके आया हूं जो कि रिलेटेड होगा इंटरनेट और उसकी वर्किंग से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड होगा। तो इंटरनेट के बारे में जो है आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है मेरे द्वारा इस लेक्चर में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहना और वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत समय तक देखना और पेशेंस के साथ देखना। उसके बाद मुझे लगता है कि आपको आज काफ़ी नई नई चीज़ें इंटरनेट के बारे में पता चलेगी जो कि आपके न केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि अपने जो सामान्य जीवन में भी जो है वो जो हम इंटरनेट को इस्तेमाल आजकल हर कोई करता है, तो इसके लिए हमें जानकारी भी होना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ क्या है और क्या है, किसको क्या बोलते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको स्टडी पोर्टल से संबंधित आपको विभिन्न एग्जाम जो जैसे केबीएस हो गया, एनबीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया और आपके जो सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, उत्तराखंड टेट या और कोई भी स्टेट टेट है, इन सभी एग्जाम से रिलेटेड आपको वीडियो लेक्चर्स आपको स्टडी पोर्टल पर उपलब्ध हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार से प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रिंटेड नोट से संबंधित इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आप लोग समझ चुके हैं, तो हम लोग अब बिना किसी देरी के हमारा आज का सेशन शुरू करते हैं जो कि रिलेटेड होगा इंटरनेट से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब क्या होता है? इंटरनेट जो है वो किसका शॉर्ट फॉर्म है? वो है इंटरनेशनल नेटवर्क। इसका शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेट। ठीक है, ये जो इंटरनेट है ये दुनिया भर में फैले हुए दुनिया भर में जो हजारों करोड़ों कंप्यूटर हैं और कंप्यूटर से संबंधित डिवाइस हैं, इन सब का किसी न किसी नेटवर्क से संबंध है। और वो जो सारे के सारे नेटवर्क जो हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उनको क्या कहते हैं? हम इंटरनेट कहते हैं। यानी कि जो इंटरनेट है वो क्या है? नेटवर्क का भी नेटवर्क। ठीक है, दुनिया भर के जितने भी नेटवर्क हैं वो किसी न किसी, जितने भी कंप्यूटर हैं वो किसी न किसी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी कम्युनिकेशन मीडियम से जुड़े हुए हैं और वो सारे के सारे नेटवर्क फिर आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? इंटरनेट। जिसमें कि किस प्रकार के नेटवर्क हो सकते हैं? वो व्यापारिक नेटवर्क यानी दुनिया भर के जितने भी कमर्शियल नेटवर्क हैं वो हो सकते हैं, वो एजुकेशनल यानी शिक्षा से संबंधित नेटवर्क हो सकते हैं, वो आपके कॉरपोरेट से संबंधित हो सकते हैं, आपके गवर्नमेंट के जितने भी नेटवर्क्स हैं। ठीक है, तो ये जितने भी नेटवर्क दुनिया भर में हैं, चाहे वो सरकारी है, अर्ध सरकारी है, गैर सरकारी है, आपका प्राइवेट है, निजी कंपनी का, व्यक्तिगत का है, तो ये सारे के सारे नेटवर्क आपस में जुड़ के बनाते हैं इंटरनेट, जो कि एक विशाल जाल है जो कि पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ। ये कह सकते हैं कि जो नेटवर्क है वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो नेटवर्क वो है इंटरनेट। ठीक है ना, तो यानी कि ये आज के समय में इंटरनेट जो है वो सूचना का जो है वो एक विशाल समंदर है जिसके अंदर जो है वो पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन सेव है। तो वो किस लिए? क्योंकि दुनिया भर के नेटवर्क जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, तो ये है इंटरनेट। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट, कि इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट, तो सबसे पहले जो है 1962 में एक प्रोफेसर हुए हैं जेसी लिंकलिंडर, अमेरिका के थे। इन्होंने सर्वप्रथम इंटरनेट का विचार दिया। इस कारण से इन्हें जो है वो कहा जाता है इंटरनेट का पिता, फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है जेसी लिंकलिंडर, जिन्होंने 1962 में इसकी एक कॉन्सेप्ट बनाया, इसका एक अवधारणा दी कि इस प्रकार का एक नेटवर्क बनाया जा सकता है। ठीक है,
उसके बाद जो है 1969 में जो है वो आ गए हमारे टिम बर्नर्स ली। इन्होंने जो है वो टिम बर्नर्स ली तो 1989 में आए। 1969 में जो अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट इन्होंने पहला नेटवर्क जो है वो बना दिया, उसका नाम रखा आरपा नेट। इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं। आरपा नेट का मतलब होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क यानी आरपानेट, ये अमेरिका की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, या ये कह सकते हैं आपका वहां का डिफेंस डिपार्टमेंट, उसने जो है वो डिफेंस के पर्पज से ये नेटवर्क बनाया था जिसका नाम था आरपा नेट। तो ये माना जाता है कि दुनिया का पहला नेटवर्क है, 1969 में बना हुआ। फिर आए आगे जाके 89 में टिम बर्नर्स ली, जिन्होंने जो है वो आविष्कार किया HTML का। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसकी सहायता से फिर इन्होंने जो है डेवलप किया WWW इसी साल, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है वो किसने किया? टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है, जो कि सिद्धांत पर काम करता था TCP और IP, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसकी सहायता से जो ये काम करता था WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स ली। और वो किस सिद्धांत पे काम करता है? TCP IP के। और वो HTML जो है उसका उपयोग करके उसमें पेजेस को बनाया जाता है। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। समझ गए? तो सिंपल सी बात है। तो ये हम डेवलपमेंट समझ गए। उसके बाद जो है WWW का फिर 6 अगस्त 1991 से WWW का सार्वजनिक प्रयोग शुरू हुआ। सार्वजनिक प्रयोग का मतलब होगा कि आम तौर पे जो है वो आम लोगों के लिए या आम काम के लिए जो है उसका इस्तेमाल होने लग गया 6 अगस्त 1991 से। और 15 अगस्त 1995 से भारत में इसको लॉन्च किया गया, भारत में शुरू किया गया। किसके द्वारा? BSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये उस टाइम पे एक एंटिटी हुआ करती थी BSNL। तो BSNL के द्वारा जो है वो पहली बार 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट शुरू किया गया। यानी देखा जाए तो अभी हमारे पास 25 साल कुल मिला के इंटरनेट के इंडिया में आए हुए होंगे। और आपने देखा कि इन 25 सालों में जो है इंटरनेट ने पूरी की पूरी जो दुनिया है और भारत का जो समाज है उसको बदल कर रख दिया है। किस प्रकार से जो है आज सोशल मीडिया ने जो है वो लोगों को जीवन को बदल दिया है, उनके सोचने के तरीके को बदल दिया है। किस प्रकार से इंटरनेट ने एक दूसरे के करीब लेकर रख गया, दुनिया को एक छोटा ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सिर्फ 25 सालों के अंतर्गत जो है वो भारत में इतना डेवलपमेंट हुआ। आज से 5 साल पहले तक जो है इंटरनेट कितना महंगा था, और आज देखिए हर व्यक्ति की पहुंच तक इंटरनेट पहुंच चुका है, मोबाइल इंटरनेट, है ना। तो ये क्या है? एक परिवर्तन है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है। और आने वाले टाइम में देखिए आप किस प्रकार से इसमें चेंजेस होते हैं। तो ये है हमारे पास भारत में इंटरनेट का विकास। ठीक है, तो चलिए, तो हमने डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट देख लिया।
अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने इंटरनेट की बात की, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट की बात की। हम अब बात करते हैं कि हाउ इंटरनेट वर्क्स, हाउ इंटरनेट वर्क्स, आखिर काम कैसे करता है इंटरनेट। तो जो इंटरनेट है वो काम करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल पर, क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसमें क्या होता है कि जो यूजर उपयोग करता है वो क्या है, क्लाइंट है, और उससे संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वो किस पर होंगी, सर्वर पर मौजूद होंगी। समझ गए, एक बड़े स्थान पर एक बड़े कंप्यूटर में मौजूद होगी, जिसकी क्या होगी, उच्च क्षमता होगी, हाई कैपेसिटी होगी, हाई स्टोरेज होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्वर कंप्यूटर कहेंगे। तो सर्वर पर जो है वो सारी की सारी क्लाइंट से संबंधित इंफॉर्मेशन होगी। जब भी हम कोई सूचना या कीवर्ड्स जो है वो डालेंगे, तब क्या होगा कि जो सर्वर, जो इंटरनेट है वो क्या करेगा, अपने सर्वर में उस कीवर्ड्स के बारे में या उस इंफॉर्मेशन को ढूंढेगा, और जब उसे वहां पर वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब वो क्या करेगा, दूसरे सर्वर में प्रवेश करेगा, दूसरे सर्वर में प्रवेश करेगा। कुल मिला के ये है कि जो सारे के सारे सर्वर नेटवर्किंग के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले वो अपने सर्वर में खोजेगा, अगर उसे अपने सर्वर में इंफॉर्मेशन मिल जाती तो उसको दिखाएगा, अदरवाइज दूसरे सर्वर में जाकर इंफॉर्मेशन को निकाल के लेके आएगा। ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कितनी तेजी से होगा, ये इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, स्पीड जितनी ज्यादा होगा उतना तेजी से सर्च करेगा, है ना। तो ये है हमारे पास कि किस प्रकार से इंटरनेट काम करता है। ठीक है, अब इंटरनेट पर जो है वो कोई कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से किस प्रकार से जोड़ा जाता है, तो उसके लिए उसे सर्विस लेनी पड़ती है, किससे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। ठीक है ना। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है उसके लिए उससे कुछ शुल्क भी चुकाना पड़ता है, उनसे सर्विस लेनी पड़ती है, और वो उसके कंप्यूटर को जोड़ देते हैं किससे, या तो किसी वायरलेस मीडियम से जोड़ देते हैं, या टेलीफोन लाइन के माध्यम से उससे इंटरनेट से जोड़ देते हैं, या आपके आजकल जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ओएफसी केबल, उसके माध्यम से उसके कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ देते हैं। यानी कुल मिला के कनेक्शन मिल गया, और उसके लिए जो है जो अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर थे उनकी हेल्प ली जाती है। ठीक है ना। तो ये है हमारे पास कि इंटरनेट काम कैसे करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि हु ओन्स इंटरनेट, हु ओन्स इंटरनेट। सवाल है कि इंटरनेट का जो है मालिक कौन है, कौन इस, क्या कोई इसका मालिक है, कोई पर्टिकुलर आदमी है या कोई कंपनी है, कौन है इसका मालिक। तो इसका सवाल का जवाब है कि कोई नहीं। इंटरनेट का पर्टिकुलर जो है वो कोई भी मालिक नहीं है, क्योंकि ये दुनिया भर के जितने भी नेटवर्क हैं उनके आपस में जुड़े होने से बना हुआ है, और दुनिया भर के जो प्रत्येक नेटवर्क है उसके अपने इंडिविजुअल मालिक है ना। इसमें कौन कौन से हैं हमारे से, कमर्शियल नेटवर्क, एजुकेशनल नेटवर्क, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें आपका इंडस्ट्रियल नेटवर्क, ठीक है, गवर्नमेंट के नेटवर्क, इंडिविजुअल के नेटवर्क। इन सारे नेटवर्कों के अपने अपने जो है वो मालिक हैं, यानी सब इसके अपने अपने इसके मालिक हैं, और वो सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो इसका मतलब इंटरनेट का पर्टिकुलर कोई भी मालिक नहीं है, बल्कि इसके सब अपने अपने तरीके से मालिक हैं, यानी जिनके पास जो है जिनका नेटवर्क है वो उसके मालिक हैं, है ना। और जो सर्विस है उसको प्रोवाइड करने वालों के मालिक हैं, यानी इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके मालिक हैं। ठीक है ना। तो आगे हम जो है वो बात इसी की करते हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये क्या होते हैं, वो कमर्शियल पीपुल्स होते हैं जो इंटरनेट से संबंधित सेवा को प्रदान करते हैं। जैसे कि वर्तमान में हमारे पास कौन कौन से, एयरटेल है, जियो है भारत में, आपका आइडिया
वोडाफोन और BSNL, इतने ही प्लेयर रह गए हैं, ज़्यादा प्लेयर तो नहीं रह गए, है ना। बीच में बहुत सारे थे लेकिन धीरे धीरे वो कंपटीशन से बाहर हो गए, तो अब 3-4 ही प्लेयर जो है वो भारत में बचे हुए हैं, जो कि ISP या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इस टाइम पर हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब हम बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की, इंटरनेट से संबंधित प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट जिसमें सबसे पहले है HTTP, है ना। जो HTTP है ये आपने देखा होगा, जब हम साइट खोलते हैं तो ऊपर पे जो है वो एड्रेस बार में इस प्रकार का दिखाता है। तो ये जो HTTP है इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये है हमारा HTTP। दूसरा जो है वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, TCP/IP। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि इंटरनेट पर कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन उनके लिए इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल है TCP या IP। उसके अलावा तीसरा जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो आपका FTP, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो नाम से ही लग रहा है कि जो फाइल्स होती हैं जितनी भी PDF वगैरह, इन सब के ट्रांसफर के लिए इस प्रकार के प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा है SMTP, या इसका मतलब होता है स्मॉल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपका ईमेल वगैरह जो सेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है इस प्रकार का प्रोटोकॉल, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि कंप्यूटर को या इंटरनेट को वर्क या काम करते समय उसमें इस्तेमाल होते हैं, वो है आपके प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो है एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है IP एड्रेस। IP एड्रेस का मतलब होता है, क्या होता है, आपने सुना होगा कि भाई उस कंप्यूटर का IP एड्रेस बताओ। तो IP एड्रेस का क्या होता है, ये प्रत्येक जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर जो नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, यानी नेटवर्क या इंटरनेट से जुड़ा है, का एक विशेष एड्रेस होता है, ठीक है ना। ये एक क्या होता है, अंकीय होता है। इसमें जो है वो एक अंकीय पता होता है, अंकीय पता या डिजिटल एड्रेस, जिसमें डिजिट होते हैं और उसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज होते हैं। तो जब भी कोई क्लाइंट जो है वो सपोज इंटरनेट के संबंधित कनेक्शन लेता है, तो इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर है ISP, इसके द्वारा उसे क्या दिया जाता है, IP एड्रेस दिया जाता है। इस IP एड्रेस की सहायता से जो है वो कोई भी कंप्यूटर पे सर्च करता है, इंटरनेट पे जो भी चीजें सर्च करेगा, इंटरनेट पे वो कुछ भी उसके द्वारा जो है इस्तेमाल किया जाता है, उन सबको ट्रेस किया जा सकता है। वहां से कोई चीज सेंड हुई, डाउनलोड हुई, क्या क्या चीजें हुई, उन सब चीजों को पता लगाया जा सकता है किसकी सहायता से, IP एड्रेस की। तो यानी कि सिक्योरिटी के फीचर्स के लिए होता है ये IP एड्रेस, समझ गए। एक तरह से ये पहचान है, लाइसेंस है एक तरह से, ठीक है, IP एड्रेस। तो जो IP एड्रेस है इसको ये भी दो प्रकार से दिया जाता है। एक तो होता है डायनामिक
डायनामिक आईपी और दूसरा होता है स्टैटिक आईपी। हर बार कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो जिनको जब भी नेटवर्क से जुड़ते हैं तो हर बार उसको नया आईपी एड्रेस दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं डायनामिक। और कुछ जैसे कि साइबर कैफे वगैरह जिनके चलते हैं तो उनमें क्या होता है, परमानेंट जो है उनको स्टैटिक एक आईपी एड्रेस दे दिया जाता है, और हर दिन जब भी वो कंप्यूटर को नेटवर्क से जो इस्तेमाल करेंगे इंटरनेट को, तो उनका वही आईपी एड्रेस काम करता है, ठीक है ना। जबकि जो कुछ लोग हैं उनके लिए ये डेली बदलता रहता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका काम किस प्रकार का है, ठीक है। तो ये हमारे पास आईपी एड्रेस, जो आईपी एड्रेस होता है ये इसके भी जो है वो अलग अलग वर्जन आते हैं। जैसे आईपी का जो वर्जन 4 था, इसमें 32 बिट का जो है वो आपका आईपी एड्रेस दिया जाता था। लेकिन चूंकि अब धीरे धीरे दुनिया में जो है वो इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ती गई तो नंबर कम पड़ गए, यानी 32 बिट में अब नंबर ही कम पड़ गए। तो इस वजह से जो है वो आईपी का नया वर्जन आया, आईपी वर्जन 6, जिसमें 128 बिट का 128 बिट का इस टाइम पर जो है वो आईपी एड्रेस दिया जाता है क्लाइंट कंप्यूटर को, ठीक है। तो जिसकी मदद से जो है वो ट्रेस किया जा सकता है कि कौन से कंप्यूटर पे क्या क्या इस्तेमाल गतिविधियां हो रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आईपी एड्रेस, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आईएसपी हो गया, प्रोटोकॉल हो गया, आईपी एड्रेस हो गया। नेक्स्ट है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। तो जब भी हम कंप्यूटर पर जो है वो कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है, लेकिन प्रत्येक बार जो है वो इंसान जो है वो आईपी एड्रेस नहीं डाल सकता, क्योंकि याद रखने में भी क्या होता है, कठिन होता है, और इसको लिखने में भी इतना आसान नहीं होता है। तो उसकी जगह पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है डोमेन नेम, है ना। डोमेन नेम जो कि कंप्यूटर की प्रत्येक साइट से संबंधित एक फिक्स नाम होता है, और उस नाम की सहायता से उस साइट को सर्च किया जाता है। तो ये डोमेन नेम होता है जो उसमें मूल नेम प्लस डॉट होता है, और डॉट के पश्चात जो है वो इसमें इसका जो है वो लास्ट में जो होता है उसको कहते हैं हम डोमेन इंडिकेटर। डोमेन इंडिकेटर, ठीक है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं प्रमुख डोमेन नेम सिस्टम की बात करूं तो क्या क्या है, google.com, facebook.com, है ना, yahoo.com, ठीक है, आपके hotmail.com, ये सब क्या चीज है, ये हमारा डोमेन नेम है। पर्टिकुलर साइट है, उसका एक पर्टिकुलर डोमेन होगा, है ना। जैसे कि अगर मैं उत्तराखंड की सरकार की साइट खोलना चाहूँ तो क्या होगा, uk.gov.in। तो ये क्या हो गया, सरकार की एक साइट है, उसका एक डोमेन नेम है, उस डोमेन से वो खुलेगा जिसमें ये मूल नाम होता है और डॉट के पश्चात उसका आपका ये जो दिया होता है इसको डोमेन इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। तो डोमेन इंडिकेटर जो है उसको हम क्या कहते हैं, अंतिम भाग जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, कि जो डोमेन इंडिकेटर है, इसको हम क्या कहते हैं, टॉप लेवल डोमेन या TLD भी कहते हैं, टॉप लेवल डोमेन। ये जो है वो इंडिकेट करता है किसको, कि वो जो साइट है वो ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट की है, प्राइवेट है, या कोई एजुकेशनल वेबसाइट है, ठीक है, या कमर्शियल है, किस प्रकार से है। तो ये सब चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं बात करूं कि .com इस प्रकार से लिखा है साइट के अंदर, तो इसका मतलब होता है कि वो कमर्शियल साइट है, कमर्शियल साइट है।
ठीक है। उसके बाद अगर इस प्रकार से .gov.in तो इसका मतलब गवर्नमेंट साइट है। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ .edu तो इसका मतलब एजुकेशनल की साइट है, एजुकेशन की साइट है। अगर इसमें लिखा है .org तो इसका मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है .inf इन तो इसका मतलब ये कोई इंफॉर्मेशन देने वाली साइट है। उसके अलावा अगर इसमें लिखा हुआ है .int तो इसका मतलब ये कोई इंटरनेशनल साइट है। अगर इसमें .in आया है तो इसका मतलब ये इंडिया की साइट है। .uk आया है तो यानी यूके की साइट है। यानी कि कुल मिला के अब आप समझ गए होंगे कि डोमेन नेम प्लस डॉट के बाद जो चीज़ होती है वो डिपेंड करती है कि वो किस कंट्री का है, किस ऑर्गेनाइजेशन का है, प्राइवेट है, एजुकेशनल है, कमर्शियल है, आपका किस पर्पज से वो साइट बनाई गई, तो उस पर ये डिपेंड करेगा। और आप उसको देखकर बता सकते हैं कि ये साइट किस चीज़ की है, ठीक है ना। जैसे कि www. आपका जो गवर्नमेंट साइट होती है तो उसमें gov.in होता है ना। जो कमर्शियल होती है उसको .com होता है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन होता है .org होता है, ठीक है। इस प्रकार से प्रत्येक साइट का अपना डोमेन नेम होता है जो कि उस साइट को खोजने के लिए जो है जरूरी होता है। जब भी हम डोमेन नेम टाइप करते हैं, अगर मैं एड्रेस बार में गूगल टाइप करता हूँ google.com तो इसके साथ साथ जो है इसमें जो है www ये अपने आप जो है वो आगे से जुड़ जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो डोमेन नेम का पार्ट होता है। आप उसको लिखिए या ना लिखिए वो खुद ब खुद आ जाएगा। तो ये जो आ गया, इसको सर्च करने के बाद जो है हमारे पास पूरा का पूरा जो आएगा वो क्या होगा, उस साइट से संबंधित इंफॉर्मेशन आएगी। क्योंकि जैसे ही हम इसको टाइप करेंगे तो ये जो डोमेन नेम है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आईपी एड्रेस में, और आईपी एड्रेस तुरंत ट्रेस कर लिया जाएगा कि कौन से आईपी पे ये आपकी साइट अवेलेबल है, वहां से इसको ओपन कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास आईपी एड्रेस। चलिए आगे चलते हैं। आगे है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूआरएल है, ये क्या होता है, इंटरनेट पर जितने भी हमारी वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स हो गई, ठीक है, वेब पेज हो गए, इन सब से का जो है पर्टिकुलर यूआरएल या एक तरह से ये कह सकते हैं पर्टिकुलर एक आपके इसकी लोकेशन को जांच करने का एक एड्रेस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, यूआरएल कहते हैं। और इस यूआरएल को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेब ब्राउजर में कॉपी करते हैं कि एड्रेस बार में जब हम उस यूआरएल को डालते हैं तो वो तुरंत उस साइट को ओपन कर देता है। हम किसी यूआरएल को कॉपी करके दूसरे को भेज दें तो वो जैसे ही उसको अपने ब्राउजर में डालेगा एड्रेस बार में तो वो साइट वहां पे खुल जाएगी। यानी यूआरएल क्या है, किसी भी इंटरनेट पर मौजूद किसी भी जानकारी का एक तरह से पता है। आपको अगर किसी को कोई चीज़ दिखानी है, आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस चीज़ से संबंधित उसका यूआरएल जो है एड्रेस बार से कॉपी कीजिए, उसको सेंड कर दीजिए। जब उसको सेंड होगा तो वो उस पर क्लिक करेगा और उसका अपने आप उसको वो ब्राउजर ओपन होगा और ब्राउजर में वो चीज़ उसको खुल जाएगी, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, यूआरएल की सहायता से जो है वो किसी भी एड्रेस पर पहुंच सकते हैं, किसी भी साइट को खोल सकते हैं। इसीलिए इसका नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ये उस रिसोर्स को लोकेट करेगा कि कहाँ पे से वो चीज़ खुल सकती है, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास यूआरएल। और यूआरएल जो है वो होता है केस सेंसिटिव, ये याद रखना, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है जैसे कि हमारे पास डोमेन नेम है, सपोज मैं गूगल खोलना चाहता हूँ तो मैंने यूआरएल एड्रेस बार पर डाला google.com, तो गूगल जो है मैं चाहे वो कैपिटल लेटर में डालूं लेकिन या स्मॉल लेटर में डालूं या चाहे कैसा भी डालूं तो खुलेगा है वो गूगल ही खुलेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता यूआरएल के केस। यूआरएल जो है वो केस सेंसिटिव होता है। यहाँ पर अगर आपने
स्मॉल लेटर में है यूआरएल, आपने कैपिटल में डाला तो वो साइट नहीं खुलेगी बल्कि कोई और साइट खुल जाएगी। यानी कि इसको उसी लेटर में डालना पड़ता है। अपर केस है तो अपर केस, लोअर केस है तो लोअर केस में ही डालना पड़ता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल है, वो है जैसे कि इस प्रकार से ये लिखा आता है http://www.facebook.com/intel इस प्रकार से एक लंबा चौड़ा जो है वो एड्रेस होता है जिसको एड्रेस बार में डाला जाता है, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर तो इंटरनेट पर जो है हम जब कोई भी साइट खोलते हैं तो उस साइट को खोलने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, जिस पर कि हम इंटरनेट से संबंधित जो वेब पेज है उसको ओपन कर सकें, उसको चला सकें, उसको देख सकें, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्राउजिंग या सर्फिंग, ठीक है ना। इंटरनेट पर कोई चीज़ खोजना, उसको देखना, चलाना, ये क्या कहलाता है, ब्राउजिंग या सर्फिंग, जो किसकी मदद से होता है, ब्राउजर की मदद से होता है। ये एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। जैसे कि सबसे अगर हम प्रचलित सॉफ्टवेयर की बात करें ब्राउजर की, तो जो विंडो के साथ ऑलरेडी आता है वो है हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर ठीक है। तो ये तो भाई इनबिल्ड आता है ऑलरेडी, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा जो है वो चलता भी है, लेकिन उतना अच्छा नहीं चलता है। दूसरा हमारे पास जो अच्छा चलता है वो है हमारे पास गूगल क्रोम। तो ये सबसे ज़्यादा फेमस है आज के समय में, हर एक मोबाइल के अंदर, एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर ये मिल जाएगा, कंप्यूटर्स के अंदर ये आसानी से चल जाएगा, और यूज़र फ्रेंडली के साथ साथ ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो गूगल क्रोम काफ़ी फेमस है। उसके अलावा है ओपेरा, ये भी एक अच्छा ब्राउज़र है, इसका जो है वो मोबाइल वर्जन आता है ओपेरा मिनी, ठीक है। उसके अलावा है यूसी ब्राउज़र, जो कि चाइनीज़ ब्राउज़र है, इस वजह से इसको बैन कर दिया गया है इंडिया में, ठीक है। तो ये भी एक ब्राउज़र है, यूसी ब्राउज़र, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ, एप्पल का भी है, एप्पल सफारी, ये एप्पल का अपना ब्राउज़र है। तो इस प्रकार से ये कुछ ब्राउज़र हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल होते हैं, विंडोज़, एंड्रॉयड, इन सभी प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग होते हैं। तो ये हैं हमारे पास ब्राउज़र, जिसकी मदद से जो है हम कोई भी साइट ओपन करते हैं, सर्च करते हैं, उसको खोलते हैं, उसको चलाते हैं, सारे काम उसमें करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, ये है भाई हमारे पास वेब ब्राउज़र। आगे चलते हैं। तो हमारे पास यूआरएल भी हो गया, वेब ब्राउज़र भी हो गया। अब हम बात करेंगे सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, www, इस पर हमें कोई भी चीज सर्च करनी है, तो ये क्या है, एक कठिन काम है, क्योंकि ये एक क्या है, सूचना का एक विशाल समंदर है, पूरी दुनिया के नेटवर्क इससे जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें इस्तेमाल करना पड़ता है एक सर्च इंजन की, जो क्या करें, हमारी सर्च को आसान बनाए। हमें हम जो क्लाइंट है, अगर क्लाइंट जो है किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन मांगता है तो उसको तुरंत उस सर्वर तक पहुंचा दे जिस सर्वर पर उसकी इंफॉर्मेशन जो उसे चाहिए वो मौजूद है। तो ये कैसे होगा, ये होगा सर्च इंजन की सहायता से, ठीक है ना। जैसे कि सबसे जो फेमस सर्च इंजन है हमारे पास वो क्या है, गूगल है। गूगल आजकल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला सर्च इंजन है, क्योंकि तेज़ी से चलता है और तुरंत चीज़ें सर्च करता है। उसके अलावा जो हमारे पास सर्च इंजन है वो है ask.com, ठीक है। उसके अलावा याहू है, याहू
फिर है हमारे पास आपके ये और क्या क्या है इसमें, अल्ट्रा विस्टा, ऑरकुट, ऑरकुट अल्टा विस्टा, तो ये कुछ है। तो ये सारे जैसे अलग अलग सर्वर्स हैं जिनकी मदद से हम चीज़ें सर्च करते हैं, जो कि हमें क्या करता है, क्लाइंट को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो किस पर्टिकुलर सर्वर में मौजूद है वहाँ तक जो है आसानी से पहुँचा देता है। और सबसे ज़्यादा पहुँच वाला सर्वर आज के समय अगर कोई है तो वो गूगल ही है, जिसमें आजकल जो है वो हर चीज़ जो है आप गूगल में केवल उसका कीवर्ड टाइप कर दीजिए, कीवर्ड टाइप कर दीजिए। तो कीवर्ड यानी कि जैसे मैंने टाइप किया उत्तराखंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये मैंने एक कीवर्ड टाइप कर दिया। अब क्या करेगा सर्च इंजन गूगल जो है वो पूरे के पूरे जितने भी सर्वर पे ये इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, इससे संबंधित इंफॉर्मेशन होगी, उन सब की डिटेल ले आएगा। फिर जो है वो क्लाइंट अपनी यूजर अपनी इच्छानुसार उसमें से देख सकता है कि उसे कौन से वाले सर्वर से इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन से नहीं चाहिए। समझ गए? तो ये है हमारा काम इसका, सर्च इंजन का। ठीक है, तो ये है हमारे पास भाई इंटरनेट। अब इंटरनेट से संबंधित कुछ टर्म्स हैं उसको भी देख लेते हैं, तब हम आज का सेशन एंड करेंगे। ठीक है ना? तो इंटरनेट से संबंधित सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास क्लाइंट। तो क्लाइंट जो है मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी यूजर है जिसकी संबंधित इंफॉर्मेशन सर्वर पर केंद्रित है तो वो क्या कहलाएगा, क्लाइंट कहलाएगा। फिर दूसरा है सर्वर। सर्वर क्या कहलाएगा, एक बड़ा कंप्यूटर जिस पर कि प्रत्येक क्लाइंट की संबंधित जो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। और प्रत्येक क्लाइंट को जो सूचना चाहिए वो सर्वर के द्वारा ही उसको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है ना? जैसे आपने कई बार सुना होगा कि सर्वर क्रैश हो गया, तो सर्वर क्रैश कैसे होगा, जब क्लाइंट जो है वो अचानक से ज़्यादा बढ़ जाए। सपोज किसी सर्वर की जो क्षमता है वो 100 क्लाइंट की है, एक साथ उसमें 1000 क्लाइंट आ जाएं और सबके सब उससे इंफॉर्मेशन निकालने लग जाए तो क्या होगा, सर्वर क्रैश हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसकी क्षमता से बाहर काम हो चुका है। फिर इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास शब्द है वो है वेब पेज। तो वेब पेज आप समझते हैं कि वेबसाइट जब हम कोई ओपन करते हैं तब जो है उस पर जो भी जो है वो पेज खुलता है, चाहे वो होम पेज है चाहे वो के अदर पेज है, ये सारे के सारे पेज जो है वो वेब पेज कहलाते हैं। और इनको बनाया जाता है किसमें, HTML। याद रखना, HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी सहायता से जो है वेब पेज बनाए जाते हैं और उसकी सहायता से ही वो रन भी होते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारे पास वेब पेज। दूसरी होती है वेबसाइट। वेबसाइट जो है आप सब जानते हैं किसी पर्टिकुलर डोमेन से संबंधित काम के लिए हमें उसकी वेबसाइट बनानी पड़ती है। फिर नेक्स्ट टर्म है हमारे पास थंबनेल। ये कई बार आपने सुना होगा। तो थंबनेल क्या होता है, कोई भी बड़ा पिक्चर है, कोई टेक्स्ट है, उससे संबंधित एक छोटे से नेल के आकार का छोटा सा पिक्चर होता है जो कि क्लिक करने पर बड़ा हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, थंबनेल कहते हैं। ठीक है ना? सिंपल है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास नोड। तो नोड में आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूं कि नोड क्या होते हैं, जितने भी नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर होते हैं उनको हम नोड या टर्मिनल कहते हैं। ठीक है ना? नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर आपस में जुड़े वो सब नोड्स कहलाते हैं और या उनको टर्मिनल भी कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल है। उसके अलावा आईएसपी तो मैं आपको बता चुका हूँ, आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि हमारे पास एयरटेल, जियो, ये क्या करते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, वर्चुअल रियलिटी का मतलब होता है कि जो ऐसी वर्चुअल चीज जिसको रियलिटी के समीप लाया जा सके। इसमें क्या होता है कि इंटरनेट पर जो मौजूद चीज है उसको HTML पेज या कुछ भी उनको 3D में बनाया जाता है, 3 डायमेंशन में, और एक विशेष मशीन की सहायता से सुना देखा जाता है। जैसे कि कोई वीडियो है, आपने मोबाइल में उसको सपोज उसको
वो आ गए आपके वर्चुअल रियलिटी के रूप में देखना। तो उसके लिए एक डिवाइस होती है, इसके क्या है, उसकी दूरबीन की तरह होती है, आंखों पे पहनने वाली, ऐसे पहनते हैं उसको। और उसके बाद जब हम उस वीडियो को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम खुद ब खुद उस जगह चले गए हैं, वहाँ प्रेजेंट है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू वर्चुअल रियलिटी वहाँ पर 3D में चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो वो भी एक डिवाइस है। आने वाले टाइम में जो है वर्चुअल रियलिटी जो है वो आम जीवन में जो है इसका प्रयोग धीरे धीरे होने लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास वर्चुअल रियलिटी। उसके अलावा एक होता है पॉपअप विंडो। तो पॉपअप विंडो क्या होती है? जब हम इंटरनेट पर काम कर रहे होते हैं या कुछ देख रहे होते हैं तो अचानक से कोई विंडो छोटी सी खुल जाती है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट की होती है, चाहे वो किसी भी अनवांटेड वायरस की होती है। तो उन अचानक से खुलने वाली विंडोज को ही हम क्या कहते हैं? पॉपअप विंडो कहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास पॉपअप। उसके अलावा हम जानते हैं लॉग इन, लॉग आउट। इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। किसी भी साइट में पासवर्ड और आपके लॉगिन आईडी डाल के जब हम इंटर होते हैं तो उसे लॉगिन कहते हैं। फिर जब हम उससे बाहर निकलते हैं तो उसे लॉग आउट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, ठीक है। तो जब सर्वर से हम कोई भी डेटा जो है वो डेटा, डॉक्यूमेंट, ये सब चीजें निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग, ठीक है। और जब हम सर्वर पर कोई भी डेटा, डॉक्यूमेंट, फोटो, ये सब चीजें अपलोड करते हैं तब वो क्या कहलाएगा? अपलोडिंग। जैसे यूट्यूब से कोई चीज देखते हैं उसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहां पर कोई चीज अपलोड भी कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास अपलोडिंग, डाउनलोडिंग। और बाकी होता है ऑनलाइन, ऑफलाइन। ये आप सब जानते हैं। ऑनलाइन यानी कि जबकि इंटरनेट ऑन है, ऑफलाइन यानी कि जब आपने उसे डाउनलोड कर लिया है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि जैसे आपको कंप्यूटर पर जो है सोशल नेटवर्किंग साइट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन जो है वो चीज़ें कर रहे हैं, देख रहे हैं, स्टोर भी कर रहे हैं। तो वो कहीं हमारे पास स्टोरेज के अंदर तो नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? क्लाउड कंप्यूटिंग। फॉर एग्जाम्पल, प्रत्येक जो मोबाइल है एंड्रॉयड, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ क्या मिलता है? क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज आजकल जो है 10 से 12 GB का क्लाउड स्टोरेज मिलता है। इसमें क्या होता है? आपको क्लाउड स्टोरेज ओपन करना है, वहाँ पर अपनी आईडी बनानी है, आईडी पासवर्ड डालना है। फिर उस आईडी पासवर्ड से आप क्या कर सकते हैं? उसके अंदर अपना 10 GB तक का डेटा डाल सकते हैं, चाहे पिक्चर है, वीडियो है, कुछ भी। और अब सपोज आपका फ़ोन लॉस हो जाता है, आप किसी भी अन्य मोबाइल पर या कंप्यूटर पर साइट को खोल दें, वहाँ पर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालें और उसकी सहायता से आप आसानी से अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि वो सारा का सारा किस पर है? क्लाउड पर है, ना कि आपके स्टोरेज पर। तो उसी को हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। समझ गए? जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक पे हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, फोटोज प्रोवाइड है, ये अपलोडेड है, यानी कि ये फेसबुक के अपने सर्वर पर अपलोडेड है। हमें कहीं भी, कहीं से भी हम उसको खोल सकते हैं, वहाँ पर से हम अपना जो है फोटोज को डाउनलोड कर सकते हैं। हमें हमारे फ़ोन में वो चीज़ है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यही कहलाती है क्लाउड कंप्यूटिंग। आने वाले टाइम में क्या होगा कि इस पर जो है वो ज़्यादा जोर इसीलिए दिया जा रहा है ताकि क्या हो? स्टोरेज जो है क्योंकि कम पड़ जाता है ना, और सर्वर जो है वो भी हर चीज़ का नहीं बना सकता। कोई छोटी कंपनी है, वो सर्वर कंप्यूटर को अगर वो बनाने लग जाए तो उसके लिए वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो सबसे अच्छा उसके लिए क्या है कि वो एक क्लाउड स्टोरेज खरीद ले और सारा जो डेटा है अपना वो क्लाउड पर रखे, आईडी पासवर्ड के हिसाब से जो है वो क्लाउड से जो डेटा को निकाले, वहीं से यूज़ करे, और जब उसको काम नहीं चाहिए तो उसको बंद कर दे। तो ये आजकल जो है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, कमर्शियली बहुत ज़्यादा यूजेस हो रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है ना। तो ये है। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है जेपीईजी। आपने कई बार सुना होगा कि परीक्षाओं में जो है वो बोलते हैं कि जो पिक्चर है वो जेपीईजी फॉर्मेट में लाइए। तो जेपीईजी क्या होता है? ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जेपीईजी, ठीक है। उसके अलावा जो है नेक्स्ट हमारे पास है वो है पीडीएफ। तो पीडीएफ तो आप सब जानते हैं क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है।
जितनी भी फाइल्स होती हैं आजकल, वो चाहे वो कहीं अपलोड होती हैं, डाउनलोड होती हैं, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, वो सब किसके फॉर्म में होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या पीडीएफ की फॉर्म में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इजी टू यूज़ है और ज़्यादा अपलोड करना डाउनलोड करना भी आसान होता है, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास। और लास्ट में मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि एक टेक्नोलॉजी है जिसका अब धीरे धीरे विकास हो रहा है। वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो थिंग्स है, जो वस्तुएं हैं, उनका इंटरनेट कर देना, यानी उनको आपस में नेटवर्क से कनेक्ट कर देना, जिससे कि क्या करें, वो खुद ब खुद आपस में कम्युनिकेट कर लें। और जैसे कि आपके आजकल जो हमारे मोबाइल होते हैं या हमारे जो टीवी हैं, वो कैसे मोबाइल से कनेक्ट है, हम मोबाइल से इंस्ट्रक्ट देके उस पर कुछ भी कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया, ये कनेक्टिंग जो फीचर्स आ रहे हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। कुछ दिनों में क्या होगा, क्या अभी भी कई जगह इस्तेमाल होने लग गया है कि जैसे आपने अपने मोबाइल से ही अपना कार जो है वो कनेक्ट है, चाहे तो आप उसको कहीं से भी लॉक कर दें, कनेक्ट कर दें, उसको बंद कर दें, इंजन को शुरू कर दें, आप ट्रेस कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ कहाँ जा रही है। आप घर आ रहे हैं तो आपका जो घर है उसकी लाइट जो है आपको मोबाइल से कनेक्ट रहेगी। लाइट आप बंद करना भूल गए, मोबाइल से बंद कर दीजिए। आपका गेट खोलना है तो उसको मोबाइल से, यानी कि सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो किससे कनेक्ट रहेंगी, नेटवर्क से, इंटरनेट से कनेक्ट रहेंगी, और आसानी से आप उसको मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में जो हमारी स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं उसमें इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल होगा, ठीक है। उसके अलावा जो स्मार्ट जो आपके फैक्ट्रीज बन रही हैं और स्मार्ट कार्स जो बन रही हैं जिसमें ह्यूमन लेस ड्राइविंग होगी, उन सब में जो है वो इसी का इस्तेमाल होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसकी मदद से जो है वो सारी की सारी चीज़ें वो इंटरनेट की मदद से कंट्रोल हो जाएंगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने मोबाइल को रखिए साथ और इंटरनेट से आप सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। तो ये धीरे धीरे जब 5G टेक्नोलॉजी आएगी तो उसमें एडवांसमेंट होगा, और 5G टेक्नोलॉजी के अंदर ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ जाएंगी। जैसे आपका जो टेलीमेडिसिन है, अगर गांव या दूरस्थ इलाके में डॉक्टर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको कनेक्ट कर देंगे सीधे, कहाँ कि जो दिल्ली एम्स में बैठा हुआ डॉक्टर है वो वहीं से उसको टेलीमेडिसिन से देख लेगा। तो ये कैसे होगा सब, ये 5G टेक्नोलॉजी के आने के बाद ही होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे लगता है कि आपको इंटरनेट से संबंधित बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज पता लगी होंगी और समझ में भी आई होंगी, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसमें एक और इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जो है वो नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना और आपको पूरे की पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और इंटरनेट इस पे जो मेरे जो नोट्स मैं इससे संबंधित बना रहा हूँ कंप्यूटर से, वो भी आपको इस पे पता चल जाएगा कि किस प्रकार से मिलेंगी, जो हैंड रिटन नोट्स मेरे द्वारा बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको भी आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर है उसके अंदर अब 2 क्लासेस या 3 क्लासेस और 2 क्लासेस और रह गई हैं, फिर कंप्यूटर समाप्त हो जाएगा। फिर मैं या तो मैं टेस्ट सीरीज शुरू करूँगा साइंस से संबंधित या कुछ और शुरू करूँगा। तो आप लोग मेरे साथ पूरी तरीके से जुड़े रहिए और आप लोगों को मैं सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। आप बेहिजक होके आप मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए, ठीक है। तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे लिए सपोर्ट कीजिए, थोड़ा शेयर वगैरह कीजिए, लोगों को बताइए जिनको ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।